हेलो स्टूडेंट, सितारे सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके समक्ष में, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? हम लोग देखिए एक एक करके करेंगे, जैसे सेट 2 है, सेट 3 है, सेट 4 है, एक एक करके हम लोग सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए आपके समक्ष में है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? आप सबको पता है हम लोगों का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। हम लोग का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो हुआ था जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 25 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा आप लोग को, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाकी संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से डर लगता है या फिर अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो ये सारा क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है एग्जाम से पहले, और 100% आप एग्जाम में इस बार ताबड़तोड़ गर्दा उड़ा दीजिएगा। जी हाँ, चलिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बिल्कुल अब्दुल कलाम आजाद। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन थे? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम अब्दुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारा प्रश्न आपको किसी ना किसी बार पूछा गया है। देखिए भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो आपका हुआ था 1952 में, ठीक। जस्ट 5 साल के बाद यानी कि 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ, फिर जस्ट 5 साल के बाद यानी कि 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ। तो तीसरा आम चुनाव जो है वो आपका हुआ था 1962 में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त आप लोग आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही शाबाश। चलिए, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? हम आपको एक कई बार करा चुके हैं कि भारत का जो 29वां राज्य है वो है तेलंगाना। क्या राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये तेलंगाना किससे अलग हुआ है? कौन सा राज्य से अलग होकर के एक नया राज्य बना है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, उस राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न कभी कभी आपको ऐसे भी पूछेगा कि बताइए तेलंगाना जो है वो किस राज्य से अलग हुआ है? तो वो जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और ये राज्य जो है टोटल 29वां राज्य है, 29वां राज्य। और टोटल अभी राज्य कितना है भारत में? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? टोटल 8। याद रखिएगा, ये सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है। किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आप सबको पता है। यहां पर देखिए आंसर ध्यान से अगर देखिएगा तो द्विराज सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी कभी आपका ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं रहेगा तो वहां पर रहेगा मुस्लिम लीग, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है, घुमाने के लिए थोड़ा सा बदल देगा। तो देखिए अगर पूछेगा कि द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, वहां पर अगर ऑप्शन में मुस्लिम लीग रहेगा तो आपको मुस्लिम लीग में टिक करना है। अगर वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना रहेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना में टिक करना है। दोनों में से एक ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? आप सबको पता होगा, एक पंचवर्षीय योजना था जहां पर गरीबी हटाओ का जो ये था यानी कि कार्यक्रम था उसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया था। बताइएगा कौन सा पंचवर्षीय योजना है? बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1951 से 56 के बीच हुआ था, जहां पर कृषि पर ध्यान दिया गया था। याद रखिएगा, कृषि पर ध्यान दिया गया था प्रथम योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1951 से 56 के बीच हुआ था, ठीक। फिर जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ जो कि 1956 से लेकर के 1961 के बीच चला था, तो इसमें आपका औद्योगिक पर ध्यान दिया गया। अब बताइएगा, ये जो गरीबी हटाओ का नारा ये तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, लेकिन एक योजना चलाया गया था। बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना में? बिल्कुल राइट आंसर आपका 6 का जो है सी हो जाएगा, यानी कि 5वीं योजना, जो कि 1974 से आपका यहाँ पर थोड़ा डेट जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, 1974 से 79 तक, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को चलाया गया था। गरीबी हटाओ का कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये प्रश्न को आपको याद रखना है, गरीबी हटाओ किसके द्वारा भाषण दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाता है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, इसका स्थापना हुआ था 1980 में, अप्रैल महीना में, 1980 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी अगर पूछे जनता पार्टी की स्थापना, तो जनता पार्टी की जो स्थापना है वो आपका 1977 में हुई थी। वीडियो को आज लोग फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो भी लोग नहीं जुड़ पाए हैं वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन काफी अच्छा है और हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आज जो आपका डर है वो समाप्त होने वाला है, ठीक है। जितना भी तैयारी है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की जीत होती ही होती है, ये गारंटी है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, अभी भी जितना टाइम है उतना टाइम अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए,
भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? बिल्कुल 8 का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर क्या हुआ था, भाषा के आधार पर एक राज्य बना था, जो कि है आंध्र प्रदेश, जो कि है पहला राज्य। कब बना था? 1953 में। पूछा जाता है आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में, भाषा के आधार पर। लेकिन आपको बताना है कौन से भाषा के आधार पर। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो है वो पहला देश बना था। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, देखिए मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये तीनों राज्य जो है वो बिल्कुल आपका पूर्व और उत्तर में है। लेकिन ये जो पंजाब है ये तो आपका बिल्कुल दक्षिण और उत्तर और पश्चिम में है, तो पंजाब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो राज्य है वो 7 बहनों यानी कि 7 स्टेट में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष में, आपके स्क्रीन पे, जो कि कई बार पूछा गया है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? आपको 2-3 प्रश्न सबसे पहला पूछा जाएगा खास करके लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कब हुआ था? 1966 में। ठीक, अब तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो उस समझौता का नाम है ताशकंद समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम है ताशकंद समझौता, जो कि लाल बहादुर शास्त्री और यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो है हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है? बिल्कुल जानते हैं, पहला विदेश मंत्री कौन था भारत का? पंडित नेहरू, और इसी को विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, आपके स्क्रीन पर, जो कि कई बार पूछा गया है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? हम आपको बता चुके हैं कि भारत में जो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण है वो आपका 1998 में किया गया था, और जो पहला परीक्षण है वो आपका 1974 में किया गया था। यहाँ पर ये पहला और ये आपका हो जाएगा दूसरा, तो भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को यहाँ पर इसका आंसर देना ही देना है। बताइए बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में तो हुआ था, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपको डेट बताना है कि कब हुआ था। बिल्कुल, तो बांग्लादेश का जो उदय है वो हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दिए भी हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत गुड, वेरी गुड, क्या बात है। बांग्लादेश का उदय आपका 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? तो उस देश का नाम है चीन। पंचशील जो संधि है वो किसके किसके बीच हुआ था? चाइना के बीच और भारत के बीच हुआ था। कब हुआ था ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1954 में हुआ था। ठीक है, पंचशील संधि भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था, और 1962 में चीन जो है भारत पर आक्रमण कर दिया और ये पंचशील संधि खत्म हो गया। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोखरण परमाणु परीक्षण जो है भारत का एक राज्य है जिसका नाम है बिल्कुल राजस्थान। तो पोखरण परमाणु परीक्षण जो है वो आपका राजस्थान में हुआ था। पोखरण कहां पर है? तो वो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिनका नाम है शिमला समझौता। क्या नाम है? शिमला समझौता। फरक्का समझौता जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, और शिमला समझौता और ताशकंद समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। और ये शिमला समझौता वो आपका कब हुआ था? 1972 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो याद रखिएगा 1959 में जो स्वतंत्र पार्टी है वो सी राजगोपालाचारी ने बनाई थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा 1977 में जो पार्टी विजय प्राप्त किया था उस पार्टी का नाम है जनता पार्टी। ये पार्टी जो है 1977 में बनी थी और 1977 में ही ये जो है जीत गया था। ठीक है, तो 1977 में जो पार्टी जीती थी उनका नाम जनता पार्टी है, और इस पार्टी जो सबसे पहला प्रधानमंत्री बना था इस पार्टी से उनका नाम है मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, जनता पार्टी से सबसे पहला जो मोरारजी है ना, मोरारजी देसाई, तो जनता पार्टी से जो सबसे पहला प्रधानमंत्री बना था उनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई। आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है, क्या नाम है उनका? तो वो है मोरारजी देसाई। अगला है तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये जो तारी विरोधी आंदोलन है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो मेधा पाटेकर का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो मैंने अभी आपको बताया कि फरक्का समझौता जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। फरक्का समझौता कब हुआ था? फरक्का समझौता कब हुआ था? मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए,
फरक्का समझौता जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। कब हुआ था अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा 12 दिसंबर याद नहीं रखिएगा तब भी चलेगा, लेकिन 1996 में। कोई भी, हाँ कुछ स्टूडेंट सही आंसर दे रहा है, जैसे ऋषि कुमार सुर, साइको आरके के, क्या बात है। तो देखिए फरक्का समझौता जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था 1996 में हुआ था। और 1966 में जो है ये समझौता जो हुआ था 1966 में, इसका नाम है ताशकंद समझौता, जो कि किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। और जो शिमला समझौता हुआ था वो हुआ था 1972 में, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। लेकिन ये फरक्का समझौता आपका जो हुआ था ये हुआ था 1996 में, 12 दिसंबर 1996 में फरक्का समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, अब देखिए अगला, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल 23 का राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन था? तो जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई, नेहरू जी का मृत्यु कब हुआ था? 1964 में। 1964 में नेहरू जी का मृत्यु हुआ था, तो उनके बाद उनका जो राजनीतिक उत्तराधिकार है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 25, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन था? एक सीटो, एक सेंटो, एक नाटो। इन तीनों का जो संस्थापक देश है वो है अमेरिका। वो कौन है? अमेरिका। सीटो, सेंटो और नाटो। बाकी वर्षा संधि का जो संस्थापक है वो कौन है? तो वर्षा संधि का संस्थापक है सोवियत संघ। तो यहाँ पर 25 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? आप सबको पता है निम्न में से एक देश है जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, उस देश का नाम है अराफात। बाकी सुकर्नो, मार्शल, टिटो, पंडित नेहरू, ये तीनों ने मिलकर के जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत किया था, लेकिन अराफात इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? दो ध्रुवीय में कौन कौन आता है? एक आपका आता है अमेरिका, एक आपका आता है सोवियत संघ। तो आपको बताना है, सबसे पहले याद रखिएगा पूर्वी गठबंधन में आपका आ गया सोवियत संघ, और अमेरिका जो है वो आपका आ गया पश्चिमी गठबंधन। तो आपको पूछा गया कि पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पूर्वी गठबंधन का मतलब हो गया सोवियत संघ, और सोवियत संघ का नेतृत्व वही सोवियत संघ ही कर रहा था। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? शीत युद्ध का शुरुआत 1945 को हुआ था। राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे। और खत्म कब हुआ था? 1991 में। याद रखिएगा शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। हम आपको कई बार करा चुके हैं। टोटल जो राज्य है संयुक्त राज्य में वो है 50। और भारत में टोटल राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? प्रश्न आपको पूछा जाता है कि ये जो ब्रेजनेव है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। सोवियत संघ जब टूट गया था टोटल कितना राज्य बना था? टोटल कितना देश बना था सोवियत संघ के टूट जाने के बाद? तो टोटल जो है 15 देश बना था। याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है वो हुई थी 1956 में। ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे 31 नंबर प्रश्न का। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर नहीं को ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन है जो कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए चीन तो वो अस्थायी सदस्य है, यानी कि वीटो पावर इनके पास भी है। फ्रांस के पास भी वीटो पावर है, ब्रिटेन के पास भी है, लेकिन इटली के पास नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इटली जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। बाकी ये तीनों है, और एक अमेरिका और एक आपका रूस। टोटल 5 देश आता है, 5 अस्थायी सदस्य है, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समक्ष में। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम क्या है? फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक और एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त आज आपके ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उन सभी को शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि क्या है आज जो है इस वीडियो में समझिए कि ये जो वीडियो है आपके लिए महामैराथन है। सारी तैयारी जो है आज हो जाएगी। थोड़ी बहुत भी अगर उतार चढ़ाव आपकी तैयारी में अगर है तो ठीक है। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल 33 का राइट हो जाएगा। सार्क का सबसे बड़ा देश सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल भारत। भारत जो है वो सबसे बड़ा देश है सार्क का, याद है ना। भारत, ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत, इन चारों देश में आपको कौन बड़ा लग रहा है? भारत लग रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल रसगुल्ला वाला आंसर आप मतलब कि आप लोग का क्वेश्चन है, और आंसर भी आप लोग बिल्कुल धमाल दे रहे हैं, गर्दा उड़ा दे रहे हैं आप लोग तो यार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और इसका जीता जाता एग्जांपल आप लोग हैं। आप लोग मेहनत इतनी खामोशी से कर रहे हैं कि जो आप लोग का सफलता है वो शोर मचाने वाला है। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो आतंकवादियों के द्वारा जो आक्रमण है वो 2001 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बहुत जबरदस्त। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला जो खाड़ी युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? बिल्कुल पहला जो खाड़ी युद्ध है वो आपका 1990 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? तो भारत ने श्रीलंका में जो अपनी शांति सेना है वो 1987 में भेजी थी। याद रखिएगा, आपको पूछा गया कि भारत जो है श्रीलंका में अपनी शांति सेना को कब भेजी थी? 1987 में। अगर पूछा जाए कि कब वापस बुला ली थी, तो वापस जो है वो बुला ली थी 1989 में, यानी कि 2 साल के बाद। ठीक है, तो शांति सेना को 1987 में श्रीलंका भेजा गया था,
और 2 साल के बाद 1989 में उनको वापस बुला लिया गया था। एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है, शांति सेना क्या होता है? तो जो गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं उन्हीं को शांति सेना बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, 5 आपका अस्थाई और 10 आपका अस्थाई यानी कि टेम्पररी। 5 मतलब परमानेंट यानी कि अस्थाई, और जिसका नाम मैंने आपको बताया। तो सुरक्षा परिषद में टोटल मिलाकर के 15 सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? बताइएगा। बिल्कुल 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अस्त्र परिसीमन संधि द्वितीय, सामरिक अस्त्र न्यूक्लियर संधि, परमाणु प्रसार संधि। ये सभी जो है संधि अस्त्र नियंत्रण है, यानी कि शस्त्रों को रखने के लिए, जो भी हथियार वगैरह लोग रखता है, जो भी देश रखता है, तो उनको रखने के लिए जो है मना करता है। जैसे भारत पर बहुत ज्यादा परमाणु प्रसार संधि से हो गया, अस्त्र परिसीमन संधि से हो गया, भारत को क्या कहा जा रहा था कि तुम परमाणु जो है नहीं रख सकता है, ठीक है, दबाव बनाया जा रहा था, यही सब संधि के तहत। तो ये सभी संधि जो है वो क्या है? अस्त्र नियंत्रण संधि है। क्या बात है, बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों को। फटाफट आंसर दीजिएगा अगर आपको सच में मजा आ रहा है तो। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते, जिसको हम लोग बोलते हैं BWC, पर हस्ताक्षर किया गया था? तो टोटल देश था 155। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ आज आपको बताना है। जी हाँ, 40 का राइट आंसर आपको बताना है। बहुत सारे लोग राष्ट्रीयकरण बोलेंगे, बहुत सारे लोग एकीकरण बोलेंगे, लेकिन आपको सही आंसर देना है। तो वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होगा आपका अंतरराष्ट्रीयकरण। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। वैसे डी भी सही होगा, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। वैश्वीकरण से ही जो है आज हम लोग कोई भी दुनिया का कोई भी सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी सामान कहीं भी मिल रहा हो, ये वैश्वीकरण के कारण ही पॉसिबल हो पाया कि आज हम लोगों का घर तक आसानी से आ जाता है। अब अगला प्रश्न है, अगला सेट में हम लोग आ चुके हैं, सेट 2 याद रखिएगा। एक सेट में आपका टोटल 40 प्रश्न है, ठीक है, और टोटल हम लोग 10 सेट करेंगे, तो टोटल आपका कितना प्रश्न हो जाएगा? 400। और ये 400 प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। तो अब हम लोग दूसरा सेट में आ चुके हैं। दूसरा सेट का जो पहला, अच्छा इसका 5 नंबर से शुरू है, ठीक है। शुरू का प्रश्न थोड़ा सा गायब है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पहला प्रश्न को देख लीजिए, यानी कि 5वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये जो ताशकंद समझौता है वो आपका 1966 में हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच। जी हाँ, उस वक्त में द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, उसी ने सिग्नेचर किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? यह प्रश्न आपको पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। क्या नाम है? MS स्वामीनाथन। बिल्कुल आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? 2021 का आपका बोर्ड मॉडल में पूछा हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा हटाओ का नारा दिया था जो इसकी ऑपोजिशन में था, ठीक है। तो बाकी पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न आपका है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिया था उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों को। गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। अगला प्रश्न आपका AIADMK, आपको सिर्फ DMK याद रखना है। DMK एक पार्टी का नाम है, ठीक है। और ये DMK जो है वो कहां का पार्टी का नाम है? यही प्रश्न पूछा जाएगा, तमिलनाडु का। याद रखिएगा, DMK, AIADMK, ये जो है क्षेत्रीय पार्टी है तमिलनाडु का। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो 1980 में बनी है, लेकिन ये पार्टी जो है किसी पार्टी से निकला हुआ है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनसंघ। क्या नाम है? भारतीय जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बनी है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी? ये जो दलित पैंथर्स जो है, यहाँ पर युवा के द्वारा एक दलित पैंथर्स नामक संगठन बनाया गया था। तो बताना है कि ये कहां पर बना था। ये आपका महाराष्ट्र मुंबई में बना था। याद रखिएगा, तो दलित पैंथर्स नामक जो संगठन है वो युवाओं के द्वारा बनाया गया था और मुंबई में बनाया गया था, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो सोवियत गुट से आपको पता है सोवियत संघ जो है वो कब खत्म हो गया था? 1991 में। और ये खत्म होने के बाद टोटल 15 देश बना। तो 15 देश में जो सबसे पहला देश बना था, उस देश का नाम आपको पूछा जा रहा है। उस देश का नाम है यूगोस्लाविया। क्या नाम है? यूगोस्लाविया। तो सोवियत गुट से सबसे पहला देश जो अलग हुआ था उसका नाम था यूगोस्लाविया। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, निम्नलिखित में से कौन एक देश नाटो का सदस्य है? फटाफट बताना है कौन सा देश है जो कि नाटो का सदस्य है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, भारत इसका सदस्य नहीं है, चीन भी इसका सदस्य नहीं है, अब रूस भी इसका सदस्य, क्योंकि रूस तो खुला दुश्मन है ना।
रूस तो वर्षा संधि का यहाँ पर ये किया था, शुरुआत किया था, वही सोवियत संघ। और आपका अमेरिका किया था नाटो का। तो रूस भी नहीं है, चीन भी नहीं है, भारत भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ब्रिटेन जो है वो एक नाटो का सदस्य है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का जो स्थापना है वो आपका हुआ था 1949 में। ये डेट आपको पूछा जाता है कि नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। मार्शल योजना की शुरुआत कब हुई थी? मार्शल योजना की शुरुआत 1948 में हुई थी और जस्ट एक साल के बाद नाटो का स्थापना हुआ था अमेरिका के द्वारा। वर्षा संधि कब हुई थी? वर्षा संधि जो कि सोवियत संघ के द्वारा हुआ था, ये कब हुई थी? बिल्कुल 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1955 में। याद रखिएगा वर्षा संधि आपका 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो आपका 1957 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष में 1972 का जो शिमला समझौता है वो किन देशों के बीच हुआ था? क्वेश्चन को चाहे जैसे भी घुमाए, हम लोग डरने वाले नहीं है, ठीक है? अरे एग्जाम वालों, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दो, हम लोग डरने वाले नहीं है। बताइए 1972 का शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। भारत से इंदिरा गांधी गई थी और उधर से जुल्फिकार अली भुट्टो। ये समझौता शिमला नामक जगह पर हुआ था। ये शिमला कहां पर है? ये है रूस में। पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? हम शुरू में आपको करवाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो फरक्का समझौता हुआ था वो हुआ था 1996 में। कब हुआ था? 1996 में, 12 दिसंबर 1996। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल 31 का राइट आंसर आपके हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में। हम आपको कई बार करवा चुके हैं। 24 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और भारत जो है इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के बाद। प्रश्न आपको पूछा जाएगा सबसे पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को और भारत इसका सदस्य कब बना? तो जस्ट 6 दिन के बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? ये बात किसने कहा था कि साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद का अंतिम चरण है? ये बात जो कहा था उनका नाम बता दीजिए यारों। बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा, वी.आई. लेनिन ने कहा था। क्या बात है डियर, क्या बात है यारों। चलिए, किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? वी.आई. लेनिन ने। अगला प्रश्न है, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? आप सबको पता है कुवैत पर कौन कब्जा किया था? वही इराक किया था या ईरान, दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग। 38 का आंसर हो जाएगा इराक। इराक जो है वो कुवैत पर जबरदस्ती का जाकर के कब्जा कर लिया था। फिर सोवियत संघ ने ऑर्डर यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑर्डर दिया और टोटल 6,60,000 सैनिक गया और उनको खदेड़ के हटा दिया। तो उस देश का नाम है कुवैत। को जो है कौन सा राज्य, कुवैत किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? तो इराक जो है उस पर कब्जा किया था और यही इराक को हटाया अमेरिका के द्वारा। इसी को हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध बोलते हैं। क्या आप लोग को पता है इसका आंसर? चलिए, तो इसका आंसर बिल्कुल ए ही होगा। आंसर पता है नहीं, मैं दे दिया हूं आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो नई आर्थिक नीति के बारे में पूछा जा रहा है। नई आर्थिक नीति याद रखिएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल 39 का राइट हो जाएगा नरसिम्हा राव। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। अगला है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? ये जो भूमंडलीकरण है वो आपका किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो ये आपका उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। अब हम लोग आ चुके हैं सेट 3 में। याद रखिएगा सेट 3 में भी आपका टोटल 40 प्रश्न है और जैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं इससे तो ये अंदाजा बिल्कुल हम लगा सकते हैं कि जो आप लोग की तैयारी है वो बहुत ही लाजवाब है। इस बार आप लोग फोड़ने वाले एग्जाम में। जी हाँ, आप लोगों का जो आंसर है उसको देख के लग गया कि इस बार आप लोग एग्जाम में फोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सेट 3 में आ चुके हैं। फटाफट सभी प्रश्नों को करते हैं, फिर थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत भी करेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष में है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर लगाना है। फर्स्ट का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद को। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? आप सबको पता है अभी भारत में टोटल कौन सी दलीय है? तो अभी जो है बहुदलीय है, यानी कि यहाँ पर कई पार्टी है ना, जैसे कांग्रेस, बीजेपी और भी बहुत सारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर अभी कई सारे पार्टी है, तो यहाँ पर होगा बहुदलीय। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस विचारधारा से है? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया।
सही बात है। जब आंखों में हम लोगों ने जब अरमान ले लिया है, जब हम लोगों ने सोच लिया है कि एग्जाम देना ही है, तो फिर ये मुश्किल और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है? बिल्कुल राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बहुत ही हलवा प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो किस दल के नेता थे? ये प्रश्न आपको पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल 4 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। और ये भारतीय जनसंघ है जहां से बीजेपी पार्टी निकला है, ठीक है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो भारतीय जनसंघ के नेता थे और बीजेपी पार्टी वहीं से निकाला है। बीजेपी पार्टी का शुरुआत कब हुआ था? तो आपको पता है 1980 में। लेकिन इसका शुरुआत किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसका जो शुरुआत है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था वो था राजा हरि सिंह, ठीक है। 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राजा हरि सिंह वहां का शासक था। अगला प्रश्न आपके समक्ष में 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो 1956 में जो है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का एक अधिनियम लागू किया गया था। आपको प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहला, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1956 में। और पूछा जाएगा राज्यों के पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो वो बना था 1953 में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भाषा। यानी कि एक नियम पारित किया गया कि अब भाषा के आधार पर भी राज्य बनेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? अभी हमने आपको बताया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो हुआ था 1953 में। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पुनर्गठन आयोग पूछे तो 1953 में, अगर आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछे तो 1956 में। बस एक शब्द के अंतर में आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आपको बताते हैं ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। चलिए, अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम है डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, यहाँ पर नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत के प्रथम होम मिनिस्टर का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे। गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना था? तो गोवा जो है वो भारतीय राज्य संघ का यानी कि कब यहाँ पर जुड़ा था? 1987 में। याद रखिएगा, गोवा जो है वो भारतीय संघ का राज्य जो है 1987 में बना था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? संघ शासित बोल दे या केंद्र शासित प्रदेश बोल दे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो संघ शासित प्रदेश बोल दे, केंद्र शासित प्रदेश, आपको राइट आंसर लगाना है 8। तो अभी जो है भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य टोटल 28 है, ठीक है। मौलिक अधिकार टोटल 6 है और मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है। मौलिक कर्तव्य आपका कितना है? 11 है और मौलिक अधिकार टोटल 6। ये सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जी हाँ, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल हलवा प्रश्न है। रसगुल्ला वाला प्रश्न बोलते हैं, रसगुल्ला वाला गर्दा उड़ाने देने, ठीक है, गर्दा। चलिए, तृतीय पंचवर्ष योजना की अवधि क्या है? तो याद रखिएगा, पहला पंचवर्ष योजना 1951 से 56 के बीच हुआ था। जो दूसरा पंचवर्ष योजना है वो आपका हुआ था 1956 से लेकर के 61 के बीच। फिर जो तीसरा पंचवर्ष योजना है वो आपका 1961 से 66 के बीच हुआ था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 12th नंबर प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो खाद्य संकट यानी कि खाने पीने का जो दिक्कत है, अनाज वगैरह उपजाने का जो दिक्कत है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत में कौन सा राज्य है? तो वो है हमारा और आपका अपना बिहार। जी हाँ, बिहार जो है वो सबसे ज्यादा अभी दिक्कत में, खास करके खाद्य संकट से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? देखिए, पंचशील का जो 5 सिद्धांत है वो भारत और चीन के बीच ये पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। डेट आप लोग को याद रखना है। अब ये 5 सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और ये 5 सिद्धांत में क्या था कि हम लोग जो है एक दूसरे पर कभी भी हमला नहीं करेंगे, हम लोग अपना जो भी जहां तक हम लोग का जमीन है, जहां तक हम लोग का बॉर्डर है, हम लोग वहीं तक रहेंगे। इस प्रकार का जो है सारा चीज घोषणा हुआ था 5 सिद्धांत में। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ क्या है? तो भारतीय विदेश नीति को जो बनाया गया था उनका आधार स्तंभ क्या है? 15 का बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा विश्व शांति। ठीक है, विश्व शांति को मद्देनजर रखते हुए यानी कि इसी को दिमाग में रखते हुए जो है भारतीय विदेश नीति का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी बी आपका सही हो जाएगा, विश्व शांति। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना ही नहीं कर सकते? बताइए ये बात किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना ही नहीं कर सकते? ये बात जो कहा था वो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये बात कहा था इंद्र कुमार गुजराल ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष में जो कि कई बार हम आपको बता चुके हैं और 100% एक स्टूडेंट को इसका आंसर आता होगा।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये जो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो दिया था भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? 1966 में हुआ था, ये तो डेट आपको याद है, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में हुआ था। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था? आप सबको पता है इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती थी तो उनका जो चुनाव है उसको अवैध कर दिया गया था एक उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा। उस हाई कोर्ट का नाम क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। यानी कि ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ये बहुत ही खतरनाक न्यायालय है, ठीक है। ये जो है इंदिरा गांधी का चुनाव को अवैध करार दिया था, यानी कि कहा कि तुम जो जीती हो ये गलत तरीके से जीती हो, ये जो चुनाव जीती हो तुम गलत तरीके से। बोला क्यों? तो आपने जो है सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग कर करके इस चुनाव को जीता है ना। तो इस तरह का दलील देकर के इसका जो चुनाव है इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको राइट आंसर लगाना है बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा बिहार आंदोलन को ही हम लोग बोलते हैं छात्र आंदोलन। आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए यार दे सकता है इस तरह का, मेरे प्यारे मेरे दुलारे, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है, लेकिन क्या आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होना है। बिहार आंदोलन का मतलब ही होता है छात्र आंदोलन, और ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। छात्र आंदोलन आपका कब हुआ था? 1974 में। क्या बात है मेरे दुलारे, क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो ये तो सबको पता होगा कि 1975 में की थी, है ना, ये तो आप लोग को पता है, लेकिन कब की थी आपको डेट बताना है। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी और भारत में आपातकाल कितना दिन तक चला था? भारत में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी के द्वारा कब हुई थी और कब तक चला था? इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 25 जून 1975 को, बिल्कुल राइट आंसर आपका 21 का सी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। आप लोग जब आंसर देते हैं ना लगता है कि मतलब है तैयारी, लगता है कि तैयारी जो है बहुत ही शानदार है, ठीक है। याद रखिएगा 25 जून 1975 को जो है आपका मतलब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की यानी कि इमरजेंसी की घोषणा किया था, ठीक है। और ये टोटल कितना दिन तक चला था? तो लगभग 21 महीने की अवधि में, है ना, 21 महीना लगभग चला था। आप लोग डेट दे रहे हैं क्या सही? चलिए बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर है। क्या बात है, तैयारी तो आप लोग का जबरदस्त है, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जो घोषणा है वो 25 जून 1975 को किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और ये जो आपातकाल जो होता है राष्ट्रीय, यानी कि पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कोई भी अगर पूरा देश में आपातकाल की घोषणा करना चाहता है तो उसको कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करना पड़ेगा? तो अनुच्छेद 352, है ना। अगर आप पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अगर आपातकाल की घोषणा करना चाहते हैं तो आपको 352 अनुच्छेद 352 का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप पूरे राज्य में आपातकाल की घोषणा करना चाहते हैं, पूरे राज्य मतलब जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, यानी कि राज्य में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अनुच्छेद 352 का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है आप लोग को। चलिए सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायती में 50% आरक्षण दिया था? यानी कि महिलाओं को 50% आरक्षण किसने दिया था? वो है हमारा और आपका बिहार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? तो भारतीय किसान यूनियन जो है वो किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? क्या बात है, बिल्कुल 23 का राइट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा का ये संगठन था। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, और आप लोग का जो आंसर है वो तो लाजवाब आ ही रहा है, इसका भी आंसर दे दीजिए यारों। गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? बताइए तो, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? बिल्कुल आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्या बात है। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये जो तेलंगाना का आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल 25 का सही जवाब आप लोगों ने दिया है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल 26 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे मेरे दुलारे, क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं यार, मजा आ रहा है आप लोगों को। शीत युद्ध के समय में पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? शीत युद्ध जो है वो कब हुआ था? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 1945 से लेकर के 1991 के बीच शीत युद्ध हुआ था। और शीत युद्ध में दो गुट था, एक पूंजीवादी गुट, एक साम्यवादी गुट। साम्यवादी गुट को कहा जाता है सोवियत संघ और पूंजीवादी गुट को कहा जाता है अमेरिका। तो शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व है वो कर रहा था अमेरिका। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये सारा पीडीएफ हम आपको ग्रुप में दे चुके हैं, वहां भी जाके देख लीजिएगा। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति है उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई थी? ये जो एमबीए पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है वो हुई थी अमेरिका में। याद रखिएगा कहां पर हुई थी? अमेरिका में। ऑप्शन 29 का ए, सॉरी नहीं, बिल्कुल अमेरिका सही होगा। 29 का राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है ये आपका किससे संबंधित है? बिल्कुल 30 का राइट आंसर हो जाएगा
प्रथम खाड़ी युद्ध से, है ना। आपको पता है, आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, आप लोग को डाउट को क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, इराक जो है वो कुवैत पर जाके कब्जा कर लिया था, ठीक है। इराक जो है वो कुवैत पर जाके कब्जा कर लिया था। फिर जो सुबह ये जो है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, वो ऑर्डर दिया सभी देशों को कि जाओ वहां पर इराक को हटा दो, कुवैत पर बिना मतलब का जाके कब्जा जमा किया, वहां से उसको खदेड़ के फेंको। तो फिर अमेरिका और भी बाकी देश मिलकर के गया और इराक को बहुत बुरी तरीके से हराया, है ना। और फिर उसी को कहा जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी कि इराक के हटाने को, घटना को। तो यही है कि ये किससे संबंधित है, ये आपका प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? तो उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका जो है बहुत ही दबदबा दादागिरी दिखा रहा था, ठीक है। तो 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद को मतलब कि इनको बिना सूचना दिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को ये कोई भी सूचना नहीं दिया अमेरिका, ठीक है, और जाकर के बिना मतलब का इराक पर जाकर दोबारा आक्रमण कर दिया। तो कौन किया था? ये अमेरिका किया था। अमेरिका किया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये दलील क्या दिया था, बहाना क्या बनाया था कि नहीं यहाँ पर जो है घुसपैठी था, यहाँ पर जो है आतंकवाद था, ठीक है। इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस का स्थापना कब हुआ था? 1985 में, है ना। दक्षेस का स्थापना 1985 में। अब आपको बताना है कि दक्षेस का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल चीन जो है उसको दक्षेस का सदस्य नहीं माना जाता है, राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी मालदीव, भूटान, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारा देश को माना जाता है। टोटल जो दक्षेस का सदस्य है वो है 8, है ना, याद रहेगा। दक्षेस का सदस्य टोटल आपका 8 है, ये बात आपको याद रखना है। दक्षेस में टोटल 8 सदस्य, 1985 में इसका गठन हुआ था। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो टोटल आपका अस्थायी सदस्य जो है वो 10 है और अस्थायी सदस्य वो आपका 5 है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अस्थायी सदस्य कितना है? 10। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने जज होते हैं, टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन सी 34 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो है मानवाधिकारों की रक्षा से। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? ये जो वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे सबसे ज्यादा खतरा किस देश को है? तो इससे जो सबसे ज्यादा खतरा है उस देश का नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। जी हाँ, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है सभी देशों की वजह से, खास करके अमेरिका वगैरह बहुत ही ज्यादा औद्योगिक आगे निकल गया है, तो इन लोगों की वजह से खतरा जो है वो मालदीव को है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? शक्ति संतुलन भी तत्व है, गठबंधन बनाना भी तत्व है और सामूहिक सुरक्षा भी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, शक्ति संतुलन का मतलब होता है जैसे अगर हमको पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना है तो मतलब कि अगर पाकिस्तान हम लोग पर हमला किया तो हम लोग कैसे बचेंगे? तो हम लोगों का अगर शक्ति बराबर रहेगा पाकिस्तान हम लोग का या फिर उससे ज्यादा रहेगा तभी हम लोग बच सकते हैं। तो ये हो गया शक्ति संतुलन। गठबंधन बनाना, अगर कोई देश से खतरा है तो उससे जाकर गठबंधन बना लो। अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ गठबंधन बनाएंगे या वो लोग हम लोग बनाएगा तो फिर खतरा कहना कि खत्म हो जाएगा। वैसे बहुत बार गठबंधन बना भी है लेकिन वो लोग तोड़ दिया है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। तीसरा है सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। तो ये सारा जो है परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? बताइए, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? राइट आंसर आपको हो जाएगा ब्राजील में। ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे। वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश है? वैश्वीकरण की वजह से सबसे ज्यादा जो कौन सा देश है जो कि प्रभावित हुआ है, उस देश का नाम है बिल्कुल निर्धन देश, यानी कि जिसको बोलेंगे विकासशील देश बोलेंगे, या फिर जो गरीबी वाला देश है वो वैश्वीकरण से उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ, नुकसान हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। वैश्वीकरण तो बहुत अच्छा चीज है लेकिन जो गरीब देश है ना, जो गरीब मतलब जो विकासशील देश है उसको बहुत दिक्कत हुआ है। भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? तो भूमंडलीकरण जो है वो आपका आर्थिक क्षेत्रों को समाहित करता है। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं सेट 4 में। चलिए, समय के पास भी उतना समय नहीं है जो कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए ध्यान से सभी प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। हम लोग अब आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का चौथा सेट में, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल आपका 40 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके समक्ष में, आपके स्क्रीन पर। सभी का आंसर आपको ईमानदारी से और अच्छे से देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, आज अगर आप सभी प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं तो समझिए इस बार आपका जो है 400 प्लस मार्क्स रखा हुआ है, 450 प्लस। जी हाँ, अगर आप सभी का दे रहे हैं तो 100%, और अगर आप थोड़ा बहुत भी दे रहे हैं तो कम से कम 400 तक, क्योंकि आज हम लोग वैसे प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको लगेगा देख देख के, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय कभी भी किसी को सफल नहीं बनाता, याद रखिएगा। समय का जो सही इस्तेमाल करेगा वही सफल होगा। चलिए, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो 1967 तक भारत में जो है एक दलीय व्यवस्था है, उस दलीय व्यवस्था का नाम बताना है।
एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था, है ना। तो 1967 से पहले जो है भारत में एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था था और अभी जो है भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी लगाना है फर्स्ट नंबर का। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखिएगा धारा 370 का संबंध किस देश से है। तो धारा 370 का जो संबंध है वो है जम्मू और कश्मीर से। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है 5 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ये जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे। राज्यों के पुनर्गठन आयोग ये कब बना था, 1953 में, है ना, 1953 में। अब पूछा जा रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो है कौन था, आपको बताना है कौन था। राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली, है ना। न्यायमूर्ति फजल अली जो है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो अगर आपको पूछे अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तब आपको लगाना है लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपको पूछता कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तब आपको लगाना था सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ पर एक ब्रिटिश शब्द दे दिया है तब आपको क्या लगाना है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो वह भारतीय आ जाएगा तब लगाना सी राजगोपालाचारी। और अगर भारतीय नहीं रहेगा तब लगाना है लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों में कंफ्यूजन कई बार हम आपको दूर कर चुके हैं। चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो चला था 1951 से लेकर के 1956 के बीच। फिर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो आपका चला था 56 से लेकर के 61 के बीच। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो आपका 61 से लेकर के 66 के बीच चला था। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1961 से 66 के बीच चला था। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ये हरित क्रांति की वजह से जो है चावल और गेहूं का उत्पादन में वृद्धि हुआ था और इसके जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो है यहाँ पर भारत में हरित क्रांति के जनक। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति से चावल और गेहूं में उपजाऊ बढ़ा था और जो श्वेत क्रांति है उससे जो है दूध का उत्पादन बढ़ा था। श्वेत का मतलब सफेद और सफेद क्या होता है, दूध होता है। तो दूध का उत्पादन श्वेत क्रांति से बढ़ा था। और तिलहन का उत्पादन किससे बढ़ा था, आप लोग बोलिएगा तो फटाफट बोलिएगा। चलिए मैकमोहन रेखा कहां पर है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में, भारत और चाइना के बीच का जो सीमा है भारत और चाइना के बीच, उसी को मैकमोहन रेखा कहते हैं, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1974 में हुआ था। पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था, तो चीन ने ही आक्रमण तो किया था 1962 में। 1962 में चीन भारत पर आक्रमण कर दिया और पंचशील का उल्लंघन कर दिया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये जो पंचशील समझौता है वो 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव को दिखाया था। ये जो गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। कौन सा चुनाव में, 1971 का जो मध्यावधि चुनाव हुआ था। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, 11वें नंबर का याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न आपका है, नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। ये जो नव निर्माण आंदोलन है वो किस राज्य में फेल हो गया था, उस राज्य का नाम है बिहार। बिल्कुल आपको ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला है संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था। तो संविधान में जो 42वां संशोधन है वो कब हुआ था, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फटाफट हम लोग समाप्त करेंगे। 9 बजे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है, उस क्लास में आपको जुड़ना है। बहुत ही महामैराथन क्लास आपकी होने वाली है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश राय ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश राय ने दिया था। जयप्रकाश राय ने पटना के गांधी मैदान में एक भाषण को दिया था जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश राय का क्या नाम था, किस नाम से बुलाया जाता था, लोक नायक उनको मिला था, उपाधि मिला था, ठीक है। शिवसेना जो एक क्षेत्रीय दल है, शिवसेना कहां का क्षेत्रीय दल है, महाराष्ट्र का। जी हाँ, शिवसेना जो पार्टी हार गई है तो वो जो है एक क्षेत्रीय दल है महाराष्ट्र का। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो नाम है वो आपका चिपको आंदोलन से जुड़ा है। याद रखिएगा, आपको पूछा भी जाता है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो चिपको आंदोलन का जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, उसी ने चिपको आंदोलन का शुरुआत किया था। आपको जैसे हम टॉप 10 मॉडल सेट अभी पॉलिटिकल साइंस का करा रहे हैं वैसे ही हिस्ट्री का हम आपको कल करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पर हिस्ट्री टॉप 400 क्वेश्चन
बाय तनु क्लासेस, वो वीडियो नंबर 1 में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? ये जो सूचना का अधिकार है वो किस वर्ष लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं डियर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। यहाँ पर आपको पूरे तरीके से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो मंडल कमीशन की जो सिफारिश है उनको लागू किया था वीपी सिंह ने। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो की गई थी ज्योति बसु के द्वारा। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना हुई थी? तो 6 दिसंबर 1992 को एक कांड हुआ था, एक घटना हुआ था। उस घटना का नाम क्या है? तो उस घटना का नाम है बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था ना उस दिन। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। आज लेट हो गए सर, पूजा माही सर जी, मेरे भाभी का लड़का का बर्थडे था। चलिए हैप्पी बर्थडे टू योर भाभी का लड़का। ठीक है, बाकी क्लास में जुड़ के रहिए, मजा आने वाला क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल किसी को छोड़ना नहीं है। बार बार इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है डियर, प्लीज ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। चलो, 6 दिसंबर 1992 को कौन सा घटना हुआ था? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उसी को ब्लैक डे भी कहा जाता है। पूर्व बनाम पश्चिम, पूर्व बनाम, बनाम का मतलब होता है वर्सेस, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है ना, तो पूर्व बनाम पश्चिम का पदबंध का मतलब, यानी कि पूर्व बनाम पश्चिम का मतलब क्या है? तो मतलब आपको पता है ना, शीतयुद्ध हुआ था ना उसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। पूर्व में आपका क्या स्वीडन, पश्चिम में आ गया अमेरिका, और इन दोनों के बीच क्या होगा? शीतयुद्ध। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर 21 का, बिल्कुल सही है आंसर। चलिए अगला देखिएगा, पहला गुटरबेक सम्मेलन कहां पर हुआ था? बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो पहला गुटरबेक सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये आपका बेलग्रेड में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था पूछा जाएगा तो 1961 में, है ना। बेलग्रेड कहां पर है? तो आप सबको बताना है, ब्राजील में। पहला गुटरबेक सम्मेलन जो है वो भी बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ जो है एक गुट बनाया था जिनका नाम है वर्षा संधि। वर्षा संधि कब बना था पूछा जाता है, 1954 में बनाया गया था। ठीक, बाकी नाटो, सीटो, सेटो ये जो है अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। याद रहेगा, डेट आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, G77 का आशय निम्न में से किन देशों से है? ये जो G77 है ये किस देश से संबंधित है? तो ये आपका विकासशील देश से संबंधित है, ग्रुप 77। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा 24 नंबर का। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा दुनिया का आशय किन देशों से था? दूसरा दुनिया का मतलब क्या होता है? तो जो दूसरा दुनिया, पहला देश तो अमेरिकी देश हो गया। ठीक है, दूसरा दुनिया का मतलब क्या हो जाएगा? तो दूसरा दुनिया का मतलब हो जाएगा कम्युनिस्ट देश, जो कुछ सोवियत संघ वगैरह है, चाइना वगैरह है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, दूसरी दुनिया का आशय का मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो संघाई सहयोग संगठन में टोटल जो देश है वो है 6। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, ग्लासनोस्ट वो पेरिस्ट्रोइका मंत्र किसने दिया? तो ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका जो मंत्र है वो दिया था, उनका नाम था गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति का नाम क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव। इसी ने ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका मंत्र दिया था। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? तो उस देश का नाम क्या है? अमेरिका। ये प्रश्न आपके पास दोबारा आ गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं बताया और इराक पर जाकर के हमला कर दिया। ठीक है, कौन? अमेरिका। अगला देखिएगा, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक आतंकी हमला हुआ था, वो कब हुआ था? तो हम आपको बता चुके हैं 9/11 हमला, उसी को कहा जाता है 9/11 हमला। अब 9 का मतलब हुआ सितंबर, यानी कि ये हो गया महीना, पहला महीना सितंबर महीना, और 11 जो है आपका तारीख हो गया। अब ध्यान दीजिए 11 तारीख कहां पर है? यहाँ पर है, और 2001। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखने का तरीका समझ गए, 9/11 हमला ही कहा जाता है इसको, यानी कि अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसी को 9/11 हमला कहा जाता है। और पहले अमेरिका में महीना को लिखा जाता था, बाद में दिन को लिखा जाता था, है ना। तो 11 तारीख हो गया, सितंबर महीना हो गया, 9वां महीना मतलब, तो 2001। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्य हेतु परमाणु समझौते का प्रबल समर्थन किया? तो वो जो है प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मनमोहन सिंह। इसी ने जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है अमेरिका के साथ असैनिक कार्य करने के लिए एक समझौते पर बहुत ज्यादा बल दिया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? उस देश का नाम बताना है जो कि नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। उस देश का नाम है श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है, और ये दक्षिण एशिया का भी देश है जैसे आप सबको पता है, और इस देश में हमेशा नस्लीय उग्रवाद होता है, ये बहुत ज्यादा पीड़ित है उससे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य कौन नहीं है? अब अगर ध्यान से देखिएगा, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा देश है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सही आंसर देना। बिल्कुल इंडोनेशिया सही हो जाएगा यार, बहुत सारे लोग गलत क्यों दे देते हैं। देखिए, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, और आपका मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सारा देश जो है सार्क का सदस्य है। टोटल सदस्य 8,
लेकिन इंडोनेशिया नहीं है, तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, कहां लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, तो लिट्टे जो है एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का। कहां का? श्रीलंका का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था, तो वीटो के प्रावधान को जो फैसला है वो याल्टा सम्मेलन में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए, चीन जो है वो आपका अस्थायी सदस्य है, वीटो पावर है। ब्रिटेन भी अस्थायी सदस्य है, अमेरिका भी अस्थायी सदस्य, लेकिन जापान जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? बताइएगा, किसकी सिफारिश पर महासभा जो है वो महासचिव की नियुक्ति करती है? वो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे 36 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है वो किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो वो जो है आपका 1996 में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? निम्न में से बताइएगा कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। क्या पता, बहुत ही जबरदस्त आंसर आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल रसगुल्ला वाला, हलवा वाला, गर्दा उड़ा देना इस प्रकार के प्रश्न में। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण जो है वो आपका उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। भूमंडलीकरण जो है वो आपका विचारधारा उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है। अब अगला प्रश्न है, किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था लेनिन ने कहा था, है ना। तो 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद का अंतिम चरण है, इस बात को लेनिन ने कहा था। जारशाही शासन कब खत्म हुआ था? 1917 में, है ना। अब अगला प्रश्न देखिएगा, हम लोग आ चुके हैं सेट 5 में। सेट 5 में भी आपका टोटल 40 प्रश्न है, फटाफट हम लोग कवर करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपके समक्ष में, फटाफट आंसर दीजिएगा ईमानदारी से डियर। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो आप सबको पता है 1967 तक भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था था? एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी हम आपको बताएं, और अभी कौन सा दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न आपका था कि भारत की किस राजनीतिक पार्टी को दामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा गया है? तो दामपंथी और दक्षिणपंथी ये दोनों चीज एक ही है। ठीक है, जैसे वामपंथी और दामपंथी है ना, तो दामपंथी का मतलब होता है दक्षिण, जिसको लोग बोलते हैं राइट लिस्ट, राइट विंग बोलते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी है उसको राइट विंग कहा जाता है, यानी कि दामपंथी कहा जाता है, और लेफ्ट विंग कहा जाता है कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो प्रथम गृह मंत्री थे, यानी कि होम मिनिस्टर थे। और पंडित नेहरू जो है वो सबसे पहले क्या थे? तो पंडित नेहरू जो है वो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति प्रथम कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति जो है और जो दूसरा राष्ट्रपति है वो भी था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रहेगा आप लोग को। अगला देखिए, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो कश्मीर के भारत पे विलय पत्र पर जो है राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो 1952 में हुई थी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। योजना आयोग का नाम क्या है? योजना आयोग का जो नया नाम है वो क्या है? तो योजना आयोग का जो नया नाम है वो है नीति आयोग। और ये किसने, इस नाम को किसने बदला था? तो इस नाम को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला था। कब बदला था अगर पूछा जाए तो 2014-15 में बदला था, है ना। तो योजना आयोग का जो नया नाम है वो है नीति आयोग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था, जो कि 1966 में हुआ था, और ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध है वो आपका 1999 में हुआ था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। सिंडिकेट पतबंधन से किनका संबंध है? तो सिंडिकेट पतबंधन से जो कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेता था, यानी कि जो बहुत बड़े नेता था, उसी को सिंडिकेट कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण को ही कहा जाता है सिंडिकेट का, यानी कि सिंडिकेट पतबंधन से उसी का संबंध है। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा 9th नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? बिल्कुल श्री राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आपके 9 बजे से जो है इकोनॉमिक्स की क्लास है, तो फटाफट हम लोग समाप्त करते हैं। अगला देखिएगा, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का जो पद है वो किसे मिला? तो जनता पार्टी की सरकार में जो प्रधानमंत्री का पद है वो मिला था मोरारजी देसाई को। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। और ये जनता पार्टी जीती कब थी? 1977 में। ठीक है, बार-बार आपको बता रहे हैं ताकि याद यहीं पे हो जानी चाहिए। अगला देखिएगा, 1975 में आपातकाल की जो घोषणा है वो कौन सा राष्ट्रपति किया था?
तो 1975 में जो आपातकाल की घोषणा है वो क्या था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा जी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? ये जो राष्ट्रीय जनता दल है वो भारत के किस राज्य में सक्रिय है? राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, फुल फॉर्म से याद हो जाएगा, बिहार, है ना। तो आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बिहार में सक्रिय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। और जेडीयू वो कहां से है? तो जेडीयू भी जो है वो भी आपका बिहार में, यानी कि जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार का है, और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो कि तेजस्वी यादव यानी कि लालू का है, ठीक है ना, लालू प्रसाद यादव का। अगला देखिए किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो निर्माण है वो भाषा के आधार पर हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश देश कब बना था? 1953 में, और इसको भाषा के आधार पर बनाया गया था। अगला प्रश्न आपका है फरक्का समझौता का संबंध किससे है? ये जो फरक्का समझौता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुआ था, ठीक, 1996। अगला देखिएगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का। वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? तो अभी जो है अभी किस गठबंधन की सरकार, उस वक्त की ये प्रश्न है आपका, ठीक है। एटी का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिएगा मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मनरेगा कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा मनरेगा कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगला देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय कहां पर है? ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय आपको बताना है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल लंदन में है, ये लंदन आपका लिखा हुआ लंदन, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपका लंदन में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका है तनाव सैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? तो तनाव सैथिल्य का जो दौर है वो आपका 1960 के बाद शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी 21 का सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1960 के बाद तनाव सैथिल्य का दौर शुरू हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न आपका है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष के जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष है वो कौन थे? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अब्दुल नासिर। अब्दुल नासिर जो है वो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा आपके समक्ष में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने जोड़ा? वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने जोड़ा था? तो किसने जोड़ा था? यूगोस्लाविया ने, या फिर पूर्वी जर्मनी ने, या पोलैंड ने, या अल्बानिया ने? 23 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल्बानिया बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए जैसे 1991 में सोवियत संघ अलग हो गया था, सोवियत संघ टूट गया था, तो सोवियत संघ से टूट करके टोटल कितना देश बना? 15। तो 15 देश में जो सबसे पहला देश बना था वो है यूगोस्लाविया। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? उल्टा पूछा, वर्षा संधि को सबसे पहले कौन सा राज्य छोड़ा था? वर्षा संधि जो कि सोवियत संघ के द्वारा लाया गया था तो उसको छोड़ा था अल्बानिया ने, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। याद रहेगा आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? बताना है कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर जो भारत है वो नाटो का सदस्य नहीं है, बाकी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस है। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया था? तो 1996 में तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पर, है ना। अफगानिस्तान में तो तालिबान पूरा कब्जा कर रखा है। तो 1996 में ही ये कहानी शुरू हो गया था जब फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। उसी समय जो तालिबान है वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, अपना शासन स्थापित कर चुका था। ऑप्शन डी 25 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है? एक ध्रुवीयता का मतलब आप क्या समझते हैं? बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका। जब भी आपको बोलते हैं दो ध्रुवीयता तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, एक ध्रुवीयता की स्थिति मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो एकमात्र प्रभुत्व, एकमात्र दबदबा जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष में, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? भारत जो है वो किस संगठन का पूर्व संवादी भागीदार है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आसियान का, एशियाई क्षेत्र मंच पर पूर्व संवादी भागीदार है। 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष में जो कि हलवा प्रश्न है, कई बार हम आपको करा चुके हैं, गर्दा उड़ा देना मेरे प्यारों मेरे दुलारों। एशिया का कौन सा देश G8 का समूह का सदस्य है? बताओ, जा रहा हूं। 28 का बिल्कुल सही हो जाएगा जापान। जापान जो है वो समूह 8 का सदस्य है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन आपका 29, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? तो दक्षिण एशिया के देशों में जो सैनिक शासन है वो सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? तो वो सबसे पहले पाकिस्तान में स्थापित हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा है? तो बताइए कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा है? वो राष्ट्र माओवादी का नाम क्या है?
नेपाल, ठीक है ना, नेपाल में हुआ था माओवादी उथल पुथल का शिकार, चलिए नेपाल हुआ था। अगला देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसमें टोटल जो सदस्य हैं वो आपका है 54। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष में 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, आवाज वगैरह क्लियर अगर नहीं जाएगी तो बताइएगा, है ना। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था का जन्म दिया था? तो किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था? बिल्कुल 32 का जो सही जवाब है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति सेना को, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई थी? बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सा महासचिव है जिनकी जो मृत्यु है वो वायु दुर्घटना में हुई थी? तो उन महासचिव का नाम हो जाएगा यहाँ पर डैग हैमरशोल्ड। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी, अरे क्या हो गया, चलिए। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? बताइए विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो वो जो है आपका जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, इसी का उत्तराधिकारी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? ये जो क्यूबा संकट है वो आपका 1962 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो शांति निर्माण की विधि का जो प्रयोग है वो सबसे पहले हुआ था कांगो के गृह युद्ध में, ठीक है, कांगो के गृह युद्ध में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। अब देखिए अगला प्रश्न में नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया था? तो नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम जो है वो कौन सा देश बनाया था? उस देश का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी ने नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम को बनाया था। पूर्व के नए आर्थिक बांधों की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो पूर्व के नए आर्थिक बागों की जो श्रेणी है इसमें रखा गया है आपका मलेशिया को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत ने पूरब की ओर चलो देखो की नीति किस वर्ष से अपनाई? तो भारत ने पूरब की ओर देखो चलो की जो नीति है वो अपनाया था 1991 से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? तो भारत में जो आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है वो किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? तो वीपी सिंह यानी कि नरसिम्हा राव के काल में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। अब हम लोग आ चुके हैं जो आपका सेट 6 है पॉलिटिकल साइंस का। फटाफट आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। कल जो है हम लोग 7 बजे आपका इसका क्या नाम है इंग्लिश का जो है क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं, ठीक है। 2009 से लेकर के 2021 तक का 2022 तक का सारा प्रश्न को हम कल आपको करवाएंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक आपका कल होने वाला है। बाकी हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का हो चुका है। इंग्लिश का कल होगा, फिर कुछ दिन के बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक होगा, है ना। तो सारा वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का छठा सेट में आ चुके हैं। छठा सेट में पहला प्रश्न को देखते हैं, फटाफट सभी का आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद को अपनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद को अपनाया था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, बिल्कुल फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आप सबको पता है भारत में जो पहला आम चुनाव है वो हुआ था 1952 में। जो दूसरा आम चुनाव है वो हुआ था 1957 में, यानी कि 5 साल के बाद 1957 में, ठीक है। तो दूसरा आम चुनाव 1957 में, पहला आम चुनाव 1952 में, और जो तीसरा आम चुनाव है वो 1965 में, ठीक। लेकिन यहाँ पर पूछा गया पहला आम चुनाव, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिएगा भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो भारत में लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, जो कि भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थे, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा थर्ड नंबर प्रश्न का। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, कौन सा भाषा? राजभाषा। तो संविधान ने जो हिंदी है इसी को राजभाषा का दर्जा दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा फोर्थ नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ था? तो भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका 5 का बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। अगला देखिएगा किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था? बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना है जहां पर औद्योगिकरण पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया था? तो वो औद्योगिकरण का नाम है दूसरा, है ना। हमने आपको कई बार बता चुके हैं यार। देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वो आपका हुआ था 1951 से लेकर के 56 की बीच, और इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था। और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है वो हुआ था 1956 से 1961 के बीच। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच हुआ था, जहां पर औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था। दोनों पर डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगला देखिए एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो एशियाई क्षेत्रीय मंच का जो संबंध है वो आपका आसियान से संबंध है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 8, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो हुआ था 1991 में, और इसी के विघटन के बाद शीत युद्ध जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1955 में एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ था?
एशियाई अफ्रीकी देशों का जो सम्मेलन है 1955 में कहां पर हुआ था? इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और आपको राइट आंसर लगाना है। बिल्कुल बारडूम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1955 में एशियाई अफ्रीकी देशों का जो सम्मेलन है वो हुआ था बारडूम में। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सफलता से होना है रूबरू तो आलस से रिश्ता तोड़ दो। सफलता से होना हो रूबरू तो आलस से रिश्ता तोड़ दो, मंजिल हो पानी तो अपनी नींद से प्यार करना छोड़ दो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? तो युवा तुर्क हमको शुरू में करवाए थे ये प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। ऑप्शन ए से हो जाएंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समक्ष में, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो दिया था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नव निर्माण आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। सही होगा ना? हाँ, तो नव निर्माण आंदोलन का जो नेतृत्व था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपका। वही 1974 का दौरा वगैरह किया था नव निर्माण आंदोलन में। अगला देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री है। तो राइट आंसर बस हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला देखिएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति शासन को लगाना चाहता है तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करेगा? तो वो बताइएगा। आप लोगों को हम बता चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए, अगर भारत में आपातकाल लगाया जाता है तो आपातकाल जो है, इमरजेंसी जो है, वो कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करके लगाया जाता है? वो है अनुच्छेद 356। यानी कि अगर आप पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अगर आपातकाल को लगाना चाहते हैं तो आपको अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब आपातकाल लग जाती है तो उस वक्त में जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का ही चलता है, प्रधानमंत्री का नहीं चलता है। ठीक है, तो वही पूछा गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? तो वही अनुच्छेद 356 के तहत लगा सकते हैं, क्योंकि आपातकाल लगाने के बाद सभी का पावर खत्म और राष्ट्रपति का पावर शुरू। तो पूरे राज्य में अगर आप लोग लगा देंगे 352, पूरे राज्य में अगर आप आपातकाल लगाएंगे तो वो आपातकाल लगाने का जो अनुच्छेद है वो है 352। यानी कि आपको राज्य में आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद 352 का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब आप आपातकाल लगा लेंगे तो सरकार का पावर खत्म, पावर जो हो जाता है वो है राज्यपाल का। ठीक, पूरे देश में राष्ट्रपति का, राज्य में राज्यपाल का। अगला देखिए, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो शिरोमणि अकाली दल जो है वो आपका बिल्कुल 15 का राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन ए से हो जाएंगे। किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था? तो किस वर्ष मिजोरम जो है भारत संघ का राज्य बना था? 1986 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, कश्मीर के भारत में मिलने पर किससे आपत्ति है? कश्मीर के भारत में मिलने पर किसे आपत्ति है? तो ये आपत्ति किसको है? ये आपत्ति है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना है वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 1988 में जनता दल की स्थापना का जो श्रेय है वो दिया जाता है वीपी सिंह को, है ना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लोकसभा व विधानसभाओं में किन स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? लोकसभा और विधानसभाओं में बताइएगा किन स्थानों पर आरक्षण को जो है नहीं दिया गया, यानी कि आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, अन्य पिछड़े वर्ग को जो है कोई भी आरक्षण नहीं है। कहां पर? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, इस स्थानों में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ था? ये जो सिख दंगा है वो भारत में 1984 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। आप सबको पता होगा, इंदिरा गांधी के जो 2 बॉडीगार्ड थे, है ना, अमंत सिंह और अनंत सिंह या कुछ ऐसे नाम था उनका, तो उन दोनों ने जो है इंदिरा गांधी का हत्या किया था। कब? 1984 में। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसी समय सिख दंगा भारत में फैल गया, है ना, उसी वर्ष हुआ था। तो अब 1984 में राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बगदाद संधि आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है? तो बगदाद संधि को हम लोग सेंटो के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? सेंटो। ऑप्शन बी 23 का बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, नाटो का स्थापना कब हुआ था? पूछा जाता है कई बार, 1950 में हुआ था। ये डेट आपको पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास जो सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र का जो व्यापार और विकास जो सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 1964 में। ऑप्शन सी आपका 24 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की जो स्थापना है वो फेडरिक एंजल्स ने की। ऑप्शन बी आपका 25 का सही हो जाएगा। अगला है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो स्टालिन संविधान जो है वो आपका लागू हुआ था 1936 में। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा सारा प्रश्न को, ठीक है। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था? तो सामरिक भागीदारी का जो सुझाव है वो रखा था रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? इतिहास के अंत का जो सूत्र दिया था वो दिया था फ्रांसिस फुकुयामा ने।
ऑप्शन आपके ए से हो जाएंगे 28 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा कहां पर है? तो हिंद महासागर में जो अमेरिकी सैनिक अड्डा है वो है डायगो गार्सिया में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ये आपका सैनिक अड्डा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का जो फैसला है, जो निर्णय है, वो किस वर्ष लिया गया था? तो ये आपका 2003 में लिया गया था। ऑप्शन डी आपके से हो जाएंगे। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? भारत चीन मित्रता के रूप में 1954 का वर्ष को मनाया जाता है। ठीक है, 31 का राइट आंसर याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त। 1954 में जब पंचायत संधि हुआ था, उसी को जो है भारत और चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है। फिर 1962 में उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, चलिए, बनाया जाता नहीं है, बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। चलिए, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ था? तो दक्षेस का जो पहला सम्मेलन है वो कौन सा देश में हुआ था? बिल्कुल 32 का राइट हो जाएगा, बांग्लादेश में ढाका में हुआ था। याद रखिएगा। देखिए, दक्षेस का जो ये है मतलब कि मुख्यालय है वो है श्रीलंका में, काठमांडू में। ठीक है, बाकी जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश ढाका में हुआ था। कहां पर? बांग्लादेश ढाका में। ढाका राजधानी है बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 33, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र पदबंध की जो रचना है वो एफ.डी. रूजवेल्ट ने की। ऑप्शन ए से हो जाएंगे 33 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है हेग में। कहां पर है? हेग में। याद रखिएगा, हेग में जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि जो है वो आपका 1968 में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न याद रखिएगा। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न आपका है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई थी? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है वो हुई थी ब्राजील में। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे 36 नंबर प्रश्न का, है ना। ब्राजील में बेलग्रेड में वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था आर रॉबर्टसन ने। आर या रॉबर्टसन ने। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, किस वर्ष चीन जो है वो पूरे दुनिया में यानी कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था? तो चीन जो है वो विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ था, है ना? विश्व व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसमें जो चीन है वो कब शामिल हुआ था? तो 2001 में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए आपका 38 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, तालिबान शब्द का मतलब क्या होता है? तालिबान जो है वो तालिब से निकला है। तालिब जो है एक उर्दू वर्ड है ना, जिसका मतलब क्या होता है? स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा छात्रगण, है ना। ऑप्शन बी। तो तालिबान शब्द का मतलब होता है छात्रगण। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1991 में सोवियत संघ कितने गणराज्यों में रूपांतरित हुआ? यानी क्वेश्चन को देखिए कितना घुमाया है, लेकिन क्या आप लोगों को घूमना है? नहीं घूमना है। याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले सोवियत संघ कब टूटा था? सोवियत संघ जो है वो 1991 में टूटा था, और ये टूटने के बाद टोटल 15 नए देशों का निर्माण हुआ था। तो वही प्रश्न पूछा, जब 1991 में सोवियत संघ टूटा था तो टोटल कितना गणराज्य बना था? तो वो है 15। ऑप्शन सी 40 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों को। मजा भी आएगा क्यों ना, क्वेश्चन जो कर रहे हो मजेदार वाला है कि नहीं। चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं सेट 7 में। फटाफट सभी का आंसर दीजिएगा। डियर, मजा आ रहा है आप लोग को तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो। और जैसे आप सबको पता है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दें, यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है दोस्त, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक बहुत सारे लोग अभी तक नहीं किया, लाइक आप लोग कर दीजिए। चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं 7वां सेट में, पॉलिटिकल साइंस का। 7वां सेट में भी टोटल आपका 40 क्वेश्चन है। फटाफट हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 1 सेकेंड। पहला प्रश्न देखिए आपके समक्ष में, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जानते हैं? पता है ना आप लोग को किसे जानते हैं? बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, पहले तो आपको ये जानना चाहिए। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री, और यही जो है योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष का सदस्य नहीं है? तो आप सबको पता है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा, गुटनिरपेक्ष का सदस्य कौन नहीं? तो भारत तो है। ठीक है, श्रीलंका है क्या? ब्रिटेन है क्या? तो यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष का सदस्य नहीं है? देखिए, भारत, श्रीलंका, मिस्र है, ब्रिटेन नहीं है। ठीक है, थर्ड का राइट आंसर बी हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष का जो जब इसका स्थापना हुआ था गुटनिरपेक्ष का, तो उसमें टोटल 25 देश शामिल था। ठीक है ना, और अभी जो है आपका लगभग इसमें 120 से ज्यादा देश है। 120 है शायद, हाँ 120। तो याद रखिएगा, गुटनिरपेक्ष में अभी टोटल 120 देश है, और जब इसका स्थापना हुआ था टोटल 25 देश था, और ब्रिटेन जो है वो सदस्य नहीं है।
चलिए, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? निषेधाधिकार का मतलब होता है किसको वीटो प्राप्त है, ठीक है। आंसर को, वर्ड को याद रखिएगा, निषेधाधिकार, इसका मतलब क्या होता है किसको वीटो प्राप्त है। तो वीटो किसको प्राप्त है? बिल्कुल 5 देशों को प्राप्त है, 5 देशों को वीटो का पावर प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा, नाम भी लिख लीजिएगा अगर पूछ दे तो। चलिए, LTTE जिसको बोलते हैं लिट्टे, ये आतंकवादी संगठन किस देश का है? तो ये जो है श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष गोवा भारतीय संघ का राज्य बना था? तो गोवा जो है वो भारतीय संघ का राज्य बना था 1987 में, ठीक है। याद रखिएगा, सिक्स का राइट आंसर बंडी होगा। गोवा भारतीय संघ में कब मिला था? 1987 में। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का जो एकीकरण है वो अक्टूबर 1990 में हुआ था। याद रखिएगा 1990 आपको याद रखना सिर्फ, ठीक है। तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो 1990 में हुआ था। अगला है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो तो 1991 में हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको डेट बताना है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को। याद रखिएगा 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? बताइएगा कौन सा राजनीतिक क्षेत्र है, कौन सा सामाजिक क्षेत्र है जो कि कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? बिल्कुल 9th का राइट आंसर आपका हो जाएगा मुजफ्फराबाद। ये जो है आपका राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र नहीं है कश्मीर का। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है? आप सबको पता है यहाँ पर जो उत्तराखंड है वो भाषा के आधार पर इनका निर्माण नहीं हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भाषा के आधार पर कौन? आंध्र प्रदेश तो सबसे पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर हुआ है। महाराष्ट्र भी हुआ है, गुजरात भी हुआ है, लेकिन उत्तराखंड जो है वो भाषा के आधार पर नहीं बना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है वो कब हुई थी? आपको डेट बताना है फटाफट। बिल्कुल 11 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1957 में। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। किसने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की? उसका नाम क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। इसी ने पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की है ना। पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका नाम है ये। तो ये इसका शुरुआत जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था, जो कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 12th नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका, किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? तो अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो किया था भीमराव अंबेडकर ने, है ना। जाति वगैरह से बात जहां भी आ जाए डायरेक्ट आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आंसर लगा देना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन 14, अकाली दल कहाँ एक अकाली दल जो है वो कहाँ का एक राजनीतिक दल है? तो अकाली दल जो है वो आपका पंजाब का राजनीतिक दल है, ठीक है। याद रखिएगा अकाली दल पंजाब का राजनीतिक दल है। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो भूमंडलीकरण जो है वो आपका उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा कि भूमंडलीकरण जो है वो आपका उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है। ये जो सारा हम आपको सेट करा रहे हैं 10 सेट, ये 10 सेट जो भी पीडीएफ ले चुके हैं उनको मिल गया है। याद रखिएगा ये जो 10 सेट है जो पीडीएफ ले लिया है उनको ये 10 सेट मिल गया है। तो जिनको मिल गया है अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये सारा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो अभी तक इस 10 सेट को नहीं लिए हैं आपको बता देते हैं 7667532320 7667532320 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आपको बहुत ही कम प्राइस में ये जितना भी पीडीएफ है सभी सब्जेक्ट का दिया जा रहा है। आप एक बार मैसेज में बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है ना। ये सारा पीडीएफ जितना भी हम आपको करा रहे हैं और जितना आपके लिए गेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको मिल रहा है। चलिए, भारत जो है, भारत और चीन जो है वो किस वर्ष युद्ध किया था, यानी कि किस वर्ष युद्ध हुआ था? 1962 में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, पटना के गांधी मैदान में दिया था। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो किस आंदोलन के संस्थापक थे, किस आंदोलन से संबंध है? तो वो है हरित क्रांति से, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल गलत, चिपको आंदोलन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है उसका जो संबंध है वो चिपको आंदोलन से है। याद रखिएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चिपको आंदोलन। चलिए, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? यानी कि यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसी को बोलते हैं विविधता में एकता। तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। इसी ने कहा था कि भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है। यही जो है हम लोगों को पूरी दुनिया में खूबसूरती को बताता है कि एक ऐसा देश जहां पर इतने जाति, इतने धर्म है, फिर भी मिलजुल के रहता है ना। अगला, भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो भारतीय नियोजन व्यवस्था जो है वो आपका लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आधारित है। राइट आंसर आपका डी से हो जाएगा। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो।
ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न का आपको हम करवा चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका 22 का सही हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए 23 का बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो ढाका में है। क्या बात है, सभी लोग लगभग सही, कुछ कुछ स्टूडेंट गलत कर दिया, कुछ कुछ, चलो कोई बात नहीं, कुछ कुछ गलत हुआ तो सही कर लीजिएगा, बाकी लगभग सभी ने सही आंसर दिया, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सार्क का जो मुख्यालय वो आपका काठमांडू में, काठमांडू जो कि नेपाल में पड़ता है। बाकी सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ढाका में, है ना। तो ये दोनों चीज में डिफरेंस है, डिफरेंस को समझिए, डिफरेंस को समझिए। 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सेट 7 में? 24 का राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, है ना। 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जो है वो बिहार की पहला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी प्रतिभा पाटिल जो है वो देश की पहला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा पाटिल। और पहला मुख्यमंत्री बिहार की कौन थी? राबड़ी देवी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है? बताइएगा कौन यहाँ पर बिहार का एक क्षेत्रीय दल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो बिहार का क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर योजना जो है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का जो विभाजन है वो आपका 1969 में हुआ था। याद रखिएगा, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1969 में। एक जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ तो एक का नाम रखा गया कांग्रेस ओ और एक का नाम रखा गया कांग्रेस आर। कांग्रेस आर की जो कांग्रेस आर जो पार्टी था वो था इंदिरा गांधी का। ठीक है, और जो कांग्रेस ओ पार्टी था वो था सिंडिकेट का। ठीक, तो कांग्रेस के विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1969 में। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का जो आधार स्तंभ है वो है विश्व शांति, है ना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 30 नंबर का। बहुत बढ़िया, 30 का आपका ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो परंपरागत सुरक्षा नीति के शक्ति संतुलन भी तत्व है, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का अभी हम आपको करवाए कि परंपरागत सुरक्षा नीति का ये सभी तत्व है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, इन चारों देश में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। तो राइट आंसर 33 का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत है। चीन कभी कभी ऑप्शन में दे देगा तो बहुत सारे लोग क्या कर देगा, चीन को लगा देता है। देखिए आपको हो सकता है बांग्लादेश की जगह ऑप्शन में दे देगा चीन, तो क्या आप चीन पे लगाइएगा? चीन तो दक्षिण एशिया का बड़ा देश है। अरे चीन दक्षिण एशिया में आता ही नहीं है, याद रखिए, चीन जो है वो दक्षिण एशिया में नहीं आता है। बाकी आपको पूछे बड़ा देश कौन सा, तो वो भारत है। चलिए, संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को जो है राज्य भाषा का दर्जा दिया है, ना कि राष्ट्र का। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 35 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूनिसेफ नई दिल्ली। ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। जैसे आईएई वियना में, यूनेस्को का पेरिस में है, आईएलओ का जेनेवा में, तो यूनिसेफ का नई दिल्ली में नहीं है, है ना। यूनिसेफ, चलिए यूनिसेफ जो है चिल्ड्रेन के बारे में, जो बच्चों का जो देख रेख है वो यूनिसेफ की द्वारा ज्यादातर होता है ना। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और द्वितीय राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और द्वितीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन। ठीक, और प्रथम जो ये है राष्ट्रपति वो राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री। चलिए, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में जो चुनाव आयोग का गठन है वो हुआ था 1950 में, है ना। चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था 25 जनवरी को। हम आपको शुरू में ही ये क्वेश्चन करवाए थे। 25 जनवरी 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ और जब 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, यानी कि एक दिन के बाद, एक दिन पहले चुनाव आयोग का गठन हो गया था और एक दिन के बाद संविधान को लागू किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1951 से 56 को हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कहते हैं। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना जो है वो आपका बिल्कुल महाराष्ट्र में सक्रिय है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति है वो शुरू की गई थी 1991 में। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेट 8 में। तो हम लोग जो है आज टोटल आपका 1 से लेकर के 7 सेट तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आपका जो, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, अब जो दूसरा वीडियो में हम लोग 8 से लेकर के यानी कि 8, 9 और 10 इन तीनों सेट को दूसरा वीडियो में कंप्लीट